कंपनी है जो पिछले 30 साल से प्रॉफिट में है, आज LIC का हिस्सा क्यों बेचा जा रहा है? अरे भाई, जो घाटा में है उसे आप बेचते तो समझ में आता है, लेकिन जो प्रॉफिट में है उसे क्यों बेचा जाता है? आपका मंच नहीं है ये आपका मंच नहीं है, ये आपका मंच नहीं है, ठीक है? तो आप बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करें। भाई और बहनों, मोदी भक्तों से तो मैं सुबह शाम मिलता हूं, मैं स्वयं मोदी भक्त रहा हूं। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। जय हिंद और जय भारत। लेके चलता हूं अपने अजीज मित्र और बहुत ही उम्दा सहयोगी और फेलो एक्टिविस्ट रेबेल श्रद्धानंद पति की ओर, जो कि कनॉट प्लेस से आज भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं, काफी विषयों पे बात कर रहे हैं। एक गंभीर बात उन्होंने और जरूर उठाई इस पूरे बात में कि तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रकाश, इन दोनों पे जो हाल ही में मर्डर पे एक मुकदमा दर्ज किया गया है, और टाइमिंग देखिए, बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं ठीक इस समय कि उनको किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए। क्यों? क्योंकि सबको पता है भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के इलेक्शंस में जेडीयू के साथ बहुत बुरी तरीके से मार खाने वाली है, और इलेक्शंस के रिजल्ट जब आएंगे तो आरजेडी और कांग्रेस के साथ जो भी और दल हो उनका गठबंधन बनेगा महागठबंधन में, और तेजस्वी यादव का 90% चांस है कि वो चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। तो ऐसे में ये वाजपेयियों को तो आप जानते ही हैं, इनसे ज्यादा कमजोर, बेईमान, भ्रष्ट, दुष्ट, जुमलेबाज, झूठा और खिलाड़ी आदमी तो कोई और है नहीं। तो इन्होंने एकदम से कोई मर्डर केस कहीं से याद आ गया, तेजस्वी यादव पे उसको उसमें बुक कर लिया। टाइमिंग देख लीजिए आप लोग। बस मैं यही कहूंगा, सब मामला टाइमिंग का है। इलेक्शन से 6 महीने पहले, साल भर पहले, इलेक्शन के बाद नहीं, अभी क्या रे भाजपाइयों, कितना करोगे अपना को कर्म? अब जो पानी था ना वो सर के ऊपर से बह रहा है, बराबर नदियां बह रही हैं। अब बस कुछ दिनों की बात है तुम्हारी बिहार की सरकार हो चाहे अन्य सरकारें अलग अलग स्टेट में, और ये यूपी सरकार जो 2022 में गिरेगी, और चाहे तुम्हारी सेंटर में सरकार हो 2024 तक भी। तो लोग जा रहे हो, अब खत्म, तुम्हारा खत्म। अब अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू करो। अब तुम बस उसी की तरह हो जो आखिरी अपना फड़फड़ा रहा है, नाव डूब रही है, आखिरी में फड़फड़ा रहा है, फिर भी फड़फड़ाने से सोच रहा है कि पूरा समुंदर का पानी फेंक देगा और सुखा देगा और रेगिस्तान बना देगा। चलिए, बिना समय नष्ट किए रेबेल की ओर लेके चलता हूं। रेबेल बहुत सारी बातों पे भारतीय जनता पार्टी को जम के उनकी धुलाई कर रहे हैं और उनको एक्सपोज कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबेल श्रद्धानंद पति। भाई और बहनों, जैसे कि हमारे आपके बीच तय समय था आज 12:30 बजे का लाइव होने का, आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस का ये राउंड अबाउट, और मैं इस वक्त पालिका के जस्ट सामने हूं और लोगों के बीच। भाई और बहनों, अभी रिसेंटली मैं हाथरस में गया था, लेकिन आप जानते हैं कि वहां पे हमारे जो मौलिक अधिकार उसका उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार 3 बार हाथरस में कवर करने के बावजूद वहां पे मीडिया के लोगों को या हम जैसे जर्नलिस्टों को वहां परमिशन नहीं मिल रही है। और जिस मुद्दे पे मैं आज बात करने वाला हूं वो है फ्रीडम टू स्पीच कॉम्प्रोमाइज्ड। भाई और बहनों, फ्रीडम टू स्पीच कॉम्प्रोमाइज्ड, हमारे फंडामेंटल राइट्स, केंद्र की सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का जिस तरीके से दमन कर रहा है, जिस तरीके से हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो इट्स अ ब्लंट मर्डर ऑन डेमोक्रेसी। और केवल एक घटना नहीं, ऐसे कई घटना है जिसमें मैं आपको ऊपर तमाम उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आज बात करूंगा हाथरस के ऊपर। हाथरस में मूलगढ़ी गांव के अंदर जो ये दुर्घटना हुई, एक बीभत्स घटना हुई है, हमारे समाज के एक लड़की की, हमारे एक भारतीय लड़की की जिस तरीके से निशंस हत्या की गई है। लगातार मैं इसका कवरेज कर रहा हूं विभिन्न राज्यों में जाके। और भाई और बहनों, मैं बताना चाहूंगा हाथरस का जो इंसिडेंट है, इसमें बीजेपी के जो एमएलए हैं, पूर्व एमएलए ठाकुर जयवीर सिंह पहलवान,
बताना चाहूंगा, जयवीर सिंह पहलवान, इनके लिए भाजपा शासन में अलग पैमाने हैं। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जो हैं वो हाथरस के दौरे पे हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना देना चाहते हैं। उनमें से मैं भी हूं। मैं कोई राजनीति से संबंध नहीं रखता, मैं रेबल फाउंडेशन से हूं, आप लोगों के बीच एक आम बागी हूं। और लगातार 7 दिन के दौरे के बाद भी गांव में 144 धारा लगाई गई है। उसका अगेंस्ट में आपने देखा होगा 0 माइल पे कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर सेक्शन 188 जो इंपोज किया गया। लेकिन अगर राहुल गांधी के ऊपर आप सेक्शन 188 इंपोज करते हैं, अगर आपका ये अधिकार है, तो हाथरस के जो पूर्व बीजेपी के एमएलए हैं ठाकुर जयवीर सिंह पहलवान, भाई और बहनों, जयवीर सिंह पहलवान के घर में 300 लोगों की एक मीटिंग होती है। क्या वहां एक सेक्शन 144, क्या धारा 144 वहां लागू नहीं थी? अगर मीडिया के लोगों को आप परमिशन नहीं देते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों को आप परमिशन नहीं देते हैं, तो वहां पे आप किस तरीके से जयवीर सिंह पहलवान को 300 लोगों के बीच ये कॉमन मीटिंग करने देते, जिसकी वीडियो आप तमाम चैनलों पे देख सकते हैं। जबकि वहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और ये कहा जा रहा है कि वहां सुशासन है और पुलिस का राज है। पुलिस का राज भला कैसे है और अपराधियों का बोलबाला कैसे है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे तमाम वीडियो में आप देखते हैं पत्रकारों की हत्या, अभी जो हाथरस में ये बीभत्स हत्याकांड हुआ है, बलात्कार हुआ हो या ना हुआ हो, यह शोध का विषय है। इसके लिए पुलिस है, सीबीआई है, लेकिन जो हत्या हुई है वो अत्यंत निशंस तौर पे हुई है। और अगर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आप मीडिया के लोगों को रोक रहे हैं, तो फिर ये रोक भाजपा के लोगों के लिए भी होनी चाहिए। क्या ये रोक जो है केवल आम लोगों के लिए है? भाई और बहनों, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पे एक राजनीतिक उद्वेषणा का माहौल हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा, अंग्रेजी में इसे पॉलिटिकल वेनेडेटा बोलते हैं, पॉलिटिकल वेनेडेटा। अब किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने अभी बताया कि जयवीर सिंह पहलवान, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं अतिशीघ्र लगभग 100 से 150 चैनलों में प्रसारित हो जाएगी। और विभिन्न, मैं धन्यवाद दूंगा तमाम यूट्यूब के चैनलों को जो हमारे इस मेहनत को, हमारी वीडियो को अपने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों में प्रदर्शित करते हैं, हमारी भावनाओं को आप रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेबल होना हम सब के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है, बल्कि वक्त की जरूरत बन गई है। एक पॉलिटिकल वेनेडेटा मैं बताना चाहूंगा आपको, भाई और बहनों, पॉलिटिकल वेनेडेटा। आज बिहार में चुनाव हो रहे हैं और ठीक चुनाव के 10 दिन पहले तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पे मर्डर के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हत्या के। आप समय देखिए, टाइमिंग देखिए। ठीक चुनाव होने के पहले महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार उथल पुथल चल रही कि महाराष्ट्र की सरकार को परिवर्तित की जाएगी। कभी आदित्य ठाकरे का नाम रखा गया सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में या आत्महत्या केस में। ये क्या है, ये तो खैर सीबीआई के शोध में आएगा। लेकिन कल आप लोगों की जानकारी के लिए, आप में से सभी सजग लोग हैं, आप देख रहे हैं कि एम्स की जो रिपोर्ट आई है, एम्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें सुशांत सिंह राजपूत केस में सुसाइड को रूल आउट, मर्डर को रूल आउट कर दिया गया है और सुसाइड को प्रदर्शित किया गया है। अब एम्स एक ऐसी संस्था है जो किसी की बपौती नहीं है, कोई राजनीतिक दल की संस्था नहीं है। एम्स लाइव चल रहा है अभी। बताना चाहूंगा भाई और बहनों, कल एम्स की रिपोर्ट थी और आप लगातार देख रहे हैं कोई ना कोई पॉलिटिकल वेनेडेटा महाराष्ट्र में, इससे पहले राजस्थान में, चाहे सचिन पायलट को जिस तरीके से डिसबैलेंस किया गया, और इसके जस्ट अभी बिहार में आप देख सकते हैं शक्ति मलिक जिनकी हत्या होती है और बंदूकधारी हथियारों से लैस होकर आते हैं, और शक्ति मलिक का जो घर है वो विभिन्न सरकारी अफसरों के दीवार है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दीवार से लगी हुई है। यानी जो व्यक्ति पुलिस के सबसे बड़े महकमे के अधिकारी के घर के पास रहता हो, पुलिस मुख्यालय के पास रहता हो, वहां हत्या होती है भाई और बहनों। तो वहां बिहार में सुशासन है, नीतीश जी एंड बीजेपी के अलायंस है, एनडीए की सरकार है, और उसके बावजूद शक्ति मलिक की हत्या होती है। उस हत्या के बारे में कोई नहीं पता चलता, लेकिन 24 घंटे के अंदर पॉलिटिकल वेनेडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ 302 मर्डर का मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास, यानी फिर से एक स्टेट का इलेक्शन डिसबैलेंस। मैं हाथरस गया हुआ था भाई और बहनों, रेबल फाउंडेशन की ओर से मेरे साथ रेबल के 12 प्रतिनिधि थे। जब मुझे वहां के लोगों ने बोला कि केवल 7 ही लोग वहां आ सकते हैं, तो मैंने उसका भी पूरा किया, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया पर्सनालिटी होने के नाते मैं इस चीज को पालन करता हूं।
लेकिन आप मुझे ये बता दें कि हाथरस में जयवीर पहलवान 300 लोगों को लेके एक मीटिंग करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी चुप क्यों बैठे हैं? वहां पे अलीगढ़ का हाथरस का जो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम साहब की आंखें क्यों नहीं खुली अब तक? आपने सस्पेंशन किया डीएम साहब का, एसपी साहब का, 7 पुलिस कर्मचारियों का, लेकिन वो शव को जला देना अपने परिवार के विरुद्ध, परिवार के मर्जी के खिलाफ, क्या इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा आपने दर्ज किया है? भाई और बहनों, आज हम एक बात देख सकते हैं कि एक विभीषिका है कि अगर आप तेजस्वी प्रकरण को देखें, तेजस्वी यादव का जो प्रकरण है फिलहाल आज की डेट में, आपको पता है बिहार में नवंबर 10 के पहले चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे और ठीक चुनाव के ऐन वक्त पे आरजेडी के 2 बड़े नेताओं को मर्डर के केस में लालू प्रसाद यादव के 2 पुत्र तेजस्वी एवं तेज प्रताप दोनों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें कि जुडिशियरी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जुडिशियरी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कल की एक डिसीजन थी कि शाहीन बाग की तरह घटना आप अनिश्चितकालीन नहीं कर सकते, लेकिन जब लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि आप इस मैटर में इंटरफेयर करें, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। भाई और बहनों, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात से आपसे कह रहा हूं क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और लॉ प्रोफाइल से हूं, और मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि शाहीन बाग जो प्रकरण हुआ था एनआरसी और सीए का अगेंस्ट, लोगों ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, पर तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन जब केंद्र सरकार ने अपना हल्फनामा दाखिल किया तो कल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि इस तरीके के लिए हम नहीं अलाउ करेंगे और लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अदालत का रास्ता ना देखें। एक तरह से लाखों लोगों की जो भय होने का कारण है, आज जुडिशियरी को भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। जस्टिस लोया प्रकरण आप लोग भूले नहीं होंगे, वो मृत्यु थी, अकाल मृत्यु थी या हत्या थी, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन उस मामले पे आज तक कोई प्रॉपर सुनवाई नहीं होती। संजीव भट्ट जी का कैंपेन मैं कर रहा हूं, फ्री संजीव भट्ट, देश के एक वीर आईपीएस ऑफिसर जो गोधरा कांड में मोदी सरकार के खिलाफ एकमात्र गवाह है, आज सलाखों के पीछे पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त पे उनकी तारीखों में सुनवाई नहीं होती। तो मैं क्या कह सकता हूं, आप क्या कहेंगे? जुडिशियरी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। और भाई और बहनों, बिहार के ऊपर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इलेक्शन का दौर है, नीतीश जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और वहां पे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, मैं नाम लेके आपको बोल रहा हूं, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ऐन वक्त पे अपने पद से रिजाइन करते हैं और जेडीयू की सदस्यता लेते हैं। मीडिया के साथी होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं ये जानकारी सभी प्रणाली को दूं। चूंकि आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ पार्ट ऑफ इंडियन मीडिया फ्रेटर्निटी, ये मेरा कर्तव्य आप लोगों को बताने का कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, इस वक्त जब बिहार में लगातार शक्ति मलिक जैसे लोगों की हत्या होती है, उस वक्त बिहार के फॉर्मर डीजीपी रिजाइन करते हैं, अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की प्राथमिकता की सदस्यता लेते हैं और फिर अपने लिए टिकट मांगते हैं। क्या अब हमें समझ में नहीं आता कि बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की केंद्र की सरकार में हो, चाहे राष्ट्रीय सरकार में हो, चाहे प्रदेश की सरकार में हो, पुलिस महकमे का कितना बड़ा अधिकारी वो स्वयं अपने पद से सेवानिवृत्त होकर राजनीति ज्वाइन करता है, और वो भी रूलिंग पार्टी के साथ। तो इस जगह में, इस राज्य में हम कैसे उम्मीद करें कि कानून की व्याख्या या न्याय लोगों को मिल सकता है? हम बात करेंगे बीजेपी के शासित प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1, बिहार क्राइम में नंबर 2, और दोनों ही जगह एनडीए और बीजेपी की सरकार है। अगर ये सुशासन है, आप बात करें उन्नाव कांड पीड़िता की, जब उन्होंने वाई ग्रेड की सुरक्षा मांगी थी, उनके पिता की हत्या होती है, उस रेप पीड़िता, बलात्कार पीड़िता की हत्या होती है, उनके वकील की हत्या होती है, लेकिन कंगना रनौत को आप वाई ग्रेड की सुरक्षा देते हैं। ये कहां का न्याय है? और भाई और बहनों, दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हाथरस के ऊपर मुजफ्फरनगर में सर्व समाज की एक खाप है। आप हरियाणा में देखो, किसानों को लाठी बरसाए जा रहे हैं, मंडी प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। अगर मेरे जैसा एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट अपनी बात कहते हैं तो हमें अर्बन नक्सलिज्म का दर्जा दिया जाता है। अपने ही राष्ट्र में, मैं अपने ही देश का अनेकता में विविधता और वासुदेव कुटुंबकम, ये मेरे देश की महान चरित्र का एक छोटा सा लक्षण है। इतने महान कारनामे जो चंद मिनटों में मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। लेकिन आज बात करेंगे मीडिया के कर्मियों के ऊपर पुलिस की लाठी, वॉर अगेंस्ट जर्नलिस्ट। आपने अभी हाथरस में देखा होगा जिस तरीके से हमने उसको कवरेज करने की कोशिश की। मैं पहले इस वीडियो के नाते माध्यम से
तमाम उन जर्नलिस्टों को एक बात बोलूंगा कि आप रेप पीड़िता का, बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर ना करें, यह अति गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप किसी भी तरह बलात्कार पीड़िता का नाम ना लें, आप उनके तस्वीर को लेकर ना कोई कैंडल मार्च करें, आप एक भारतीय लड़की के नाम पे ये कैंडल मार्च करें। वो हमारे राष्ट्र की बेटी है, उन्हें उचित मुआवजा दिलाना, उनके परिवार को उचित न्याय दिलाना, ये जर्नलिस्टों का काम है, जो निरंतर हम अपने वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, एक बहुत उचित मौका है, जिन जिन राज्यों में आज इलेक्शंस हैं, बिहार में चुनाव है, और ठीक चुनाव के एक हफ्ते पहले शक्ति मलिक मर्डर प्रकरण में आज तेजस्वी और तेज प्रताप जी के ऊपर जो मर्डर के मुकदमे, इसका मतलब कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को गिराया जा रहा है, बिहार में तेजस्वी यादव को गिराया जा रहा है, राजस्थान में आपने देखा किस तरीके से कोशिश की गई और गहलोत सरकार को जो है वो किस तरीके से परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। आप राजस्थान देखें, आप मध्य प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश में पूरी तरह से फेल कर दिया गया। और बताना चाहूंगा मैं आपको एक बात कि अगर हम बात करेंगे, मैं आज केंद्र की सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, उनके बैड गवर्नेंस के बारे में बोलता हूं। मैं स्वयं इसी सरकार को वोट देने वालों में से एक रहा हूं, लेकिन जब मैं एम्प्लॉयमेंट के रेट की बात करता हूं, जब जीडीपी में आज -23.9% पे हम आते हैं, जब 2014 में डॉलर का रेट 56 रुपए था और आज 72 रुपए है, तो मैं इस देश के ऊपर प्रश्न करना मेरा अधिकार है, और ये मेरा मौलिक अधिकार मेरे से कोई नहीं छीन सकता। सवाल था 2 करोड़ नौकरी देने की, आज 18 करोड़ नौकरी जा चुकी है। सवाल था गवर्नमेंट के सिस्टम को ठीक करने का, आज गवर्नमेंट के सिस्टम को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये कैसी सरकार है जो अपनी सिस्टम को प्राइवेटाइज कर रही है? आप बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, आज आप प्राइवेट अस्पतालों में जाएं, वहां पे अगर आपको लाखों का बिल बनाए तो आपकी सुनवाई कोई नहीं होती, इसीलिए लोग सरकारी अस्पतालों में आते हैं। और जब आप सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दोगे, आपकी सुनेगा कौन? क्या मैक्स अस्पताल में 20 लाख रुपए का, आपने मेरे कुछ दिन पहले का एक वीडियो देखिए नहती अस्पताल का, जहां बिहार के 15 मजदूरों की मौत हो गई थी, उनका आंदोलन मैंने लड़ा और 15 लोगों के 6,84,000 करके एक एक का बिल माफ कराया। नीरा राडिया जी का अस्पताल है नहती अस्पताल। मैं स्वयं लोगों में होता हूं, तो जो बात मैं आपसे कहता हूं उसका प्रमाण आप गूगल पे देख सकते हैं। मैं अंधभक्ति में विश्वास नहीं करता। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और पद का एक कद और एक गरिमा है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए तो वो स्टेशन बेचने लगे। बात होगी, आज रेलवे की नौकरी से निकाला जा रहा है, उन परिवारों के बारे में आप सोचे जिनकी नौकरी गई। आज एक पार्षद अगर 5 साल के बाद पार्षद नहीं रहता तो जीवन भर पेंशन लेता है, अगर वो एमएलए बन जाता है तो उसे पार्षद और एमएलए का पेंशन मिलता है, अगर वो एक एमपी बन जाता है तो उसे 3 बार पेंशन मिलती है। लेकिन आज एक फौजी जीवन भर उसे पेंशन नहीं मिलती और आप लोग अंधभक्ति में डूबे पड़े हैं। आज सरकारी महकमे की ऐसी कोई जॉब नहीं है जहां पेंशन को खत्म ना कर दिया गया हो, केवल नेताओं के पेंशन है। उसके बावजूद अगर मेरे साथी भारतीय जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो मेरे इर्द गिर्द हैं, अपनी आंखें खोलिए। में राहुल गांधी, मोदी या केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस देश के नागरिक इंपॉर्टेंट है। महत्व तो उनके जीवन का है। जिन परिवारों की नौकरी गई रेलवे में, एयरफोर्स में, आप प्राइवेट एयरपोर्ट से, क्या सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज्ड हैं? क्या कोई भी देश प्राइवेटाइजेशन से सुरक्षित हो सकता है? कोई भी देश मजबूत तब होता है पानी जब आप ये देखें कि उनकी जो गवर्नेंस है, उनकी गवर्नेंस मजबूत है। और अपनी गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए आप प्राइवेटाइजेशन का सहारा नहीं ले सकते। आप अपने सरकारी महकमे को सुधारिए, ऐसे तो कल आप फौज को भी प्राइवेटाइज कर दोगे। भाइयों और बहनों, मैं तकरीबन 10 से 12 साल यूनाइटेड नेशंस के कोलैबोरेशन में रहा हूं, देश विदेश का प्रतिनिधित्व किया है और कई प्रोजेक्ट्स में काम किया। मैंने कोई देश ऐसा नहीं देखा जिन्होंने अपने देश के सारे सामग्री जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। आज से 3 महीने पहले इन्होंने एक फार्मिंग ऑर्डिनेंस किया हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए, और मैं बगैर देखे लिख रहा हूं, इसमें देख लीजिए, केवल 2 लाइन है, क्योंकि मेरा परिवार उनमें से एक भुक्तभोगी परिवार है। मैं संबंध रखता हूं किसी बाहुल्य क्षेत्र से, ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र से, और आपको बताना चाहूंगा निजीकरण का आलम देखिए कि 1 लाख बीघे तक का परमिशन दे दिया गया है। और कल को अगर वो आपका खेत ले लिया जाए और उसके बाद वो कहे कि आपके खेत में जो धान उगा है वो लाल है और मैं इसका रेट नहीं दे सकता, तो 4 बीघे में एक स्वामित्व वाला किसान कोर्ट के चक्कर कहां से लगाएगा? आप ये बात सोचें। पिछले 6 महीने में हेल्थ इंडस्ट्री के लोग घर बैठे हैं, टैक्सी यूनियन के लोग घर बैठे हैं, छोटे मोटे खुदरा व्यापारी घर बैठे हैं। आपने लॉकडाउन किया, आपने सड़कों में मजदूरों को छोड़ा और अय्या में 23 मजदूर मारे गए।
ट्रक में रोटी खाते हुए आपने उनको क्या पैकेज दिया? आपने कहा 1,20 करोड़ का पैकेज। भाई और बहनों, हमारा राइट टू फ्रीडम, हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। वक्त है, सत्ता में चाहे कोई भी आए वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। मोदी जी से हमारा प्रेम इसलिए था क्योंकि वो एक चाय वाले थे, लेकिन हमें एक बात सोचना चाहिए कि देश को एक अर्थशास्त्री चला सकता है, एक चाय वाला नहीं, क्योंकि केवल चाय बेचने से देश नहीं चलता, उसके साथ और भी सामग्री है। मैं इसमें चाय समाज के लिए कुछ नहीं कह रहा। आज चाय के बागान को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। पूछिए चाय वाले से, क्यों एयरपोर्ट में किया गया प्राइवेटाइज? ओएनजीसी को प्राइवेटाइज किया गया। एलआईसी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो पिछले 30 साल से प्रॉफिट में है। आज एलआईसी का हिस्सा क्यों बेचा जा रहा है? अरे भाई, जो घाटा में है उसे आप बेचते तो समझ में आता है, लेकिन जो प्रॉफिट में है उसे क्यों बेचा जाता है? आपका मंच नहीं है ये आपका मंच नहीं है, ये आपका मंच नहीं है, ठीक है? तो आप बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करें। भाई और बहनों, मोदी भक्तों से तो मैं सुबह शाम मिलता हूं, मैं स्वयं मोदी भक्त रहा हूं। अगर किसी को वार्तालाप करनी है, बातचीत करनी है, तो आइए मेरे पे डेटा लेके बात कीजिए। आपके घर आऊंगा, आपके घर में बैठूंगा और आपके मोहल्ले की तस्वीर आपको बताऊंगा कि दिखाओ तुम्हारे मोहल्ले में 2014 के पहले क्या हालत थे और आज क्या हालत है। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, तो देखा आपने। अच्छा, एक बात बस, रेबेल की सब बात से सहमत हूं। एक आध कुछ बातें कहना चाहूंगा। एक तो रेबेल ने वो सीए की बात करी, तो वाकई सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट जो है, आप प्रोटेस्ट की साइट्स हैं, जैसे जंतर मंतर हो गया, रामलीला मैदान हो गया, वहां जाइए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा, रेबेल करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बात पहले भी कही थी जब ये मामला उठा था। और दूसरा, रेबेल ने कहा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एमिकस क्यूरी होती है, उनके साथ एक कमेटी बनाई ऑफ 3 लॉयर्स, जो कि गए मीडिएट करने, शाहीन बाग में बात करने, मीडिएट करने, और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी सुप्रीम कोर्ट को। तो इतना हुआ था। और इसी बात के समय मैं बता दूं, मेरी पीआईएल और हम लोगों के 150 पीआईएल गई थी सीए कानून, एनआरसी कानून के खिलाफ। और मेरा भी जाना 2 दिन 3 दिन पहले का मेरा प्लान था कि मैं भी फिर शाहीन बाग ज्वाइन करूंगा प्रोटेस्ट वगैरह में, बाकी अन्य एक्टिविस्ट के साथ। लेकिन क्योंकि मेरी पीआईएल लग चुकी थी, एडमिट हो गई थी, नोटिस भी इशू करा दिया था, उसी के 2-3 दिन बाद ये वाला ऑर्डर भी आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटेड कमेटी भी बनाई। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, ये शाहीन बाग वाला जो आप लोगों ने रास्ता रोका हुआ है, आप इसको जंतर मंतर ले जाइए, या रामलीला मैदान, कहने का मतलब डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं जहां आप जाके बड़ा रैली कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर दिक्कत आती है, बिकॉज आप रोड अगर घेर के बैठे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था, और यही कारण भी था कि मैं प्रोटेस्ट शाहीन बाग में नहीं ज्वाइन किया फिजिकली, क्योंकि मेरी पीआईएल भी थी ऑलरेडी सीए के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये बात करी थी। तो ऐसे में अगर मैं वहां दिखता तो मेरा को बैलेंस करना पड़ता है। एक तरफ मैं एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं और एक प्राउड मेंबर ऑफ द बार हूं, एंड मेंबर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हूं, और सबसे ज्यादा एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं एक कोर्ट का ऑफिसर हूं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट एक तरफ मेरी प्रोफेशन ही नहीं है, मेरा टेम्पल ऑफ जस्टिस है, और दूसरी तरफ मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है कि यहां मैं शाहीन बाग के साथ खड़े रहूं। तो मुझे बैलेंस करना पड़ा, जिस कारण से उस समय मैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट फिजिकली नहीं ज्वाइन कर पाया, इसी कारण से। तो ये थोड़ा बात मैंने कहा मैं बोल दूं, रेबेल को थोड़ा यहां करेक्ट करूं। और एक और छोटी सी बात जो अक्सर मैंने देखा है, रेबेल जो गलत फिगर देते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सब ठीक बोलते हैं वो, लेकिन एक चीज वो रिपीटेडली गलत बोल रहे हैं, जो मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं। रेबेल मेरे भाई, मोदी जी ने 1,20,000 करोड़ की घोषणा नहीं करी थी, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा करी थी। मैं यहां आपको करेक्ट करूंगा, इट्स 20 टाइम्स। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया, जो कि किसी को नहीं मिला, जिसका बेनिफिट किसी को नहीं मिला। 1,20,000 करोड़ का नहीं भाई, 20 लाख करोड़ दिए, घोषणा करी। वैसे ही जैसे कश्मीर में 75,000 करोड़ की थी, वैसे ही जैसे बिहार में 1.25 लाख करोड़ की करी थी, वैसे ही जैसे अभी कुछ दिन पहले बिहार के लिए फिर फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए 25-50,000 करोड़ की करी। तो वो घोषणा तो करते रहते हैं, उसके आगे 5 रुपया नहीं देते हैं। यही सत्य है जो आज पूरा भारत जानता है और पूरी दुनिया जानती है। चलिए भाइयों, इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूं।
भारत आर्मी से आप लोग जल्द जुड़िए, ठीक है, और एक बेहतर भारत के नवनिर्माण के लिए काम करिए। जनता पार्टी का जो जुमला चले आ रहा है 7 साल से, और जो आपकी जेब खाली हो गई है और जेब में अब रेत बन दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की टांग खींच करके 2024 में इनको गिराने की और तब तक हर स्टेट के इलेक्शन में इनको गिराने की हमारी मुहिम में जुड़ने के लिए क्यों जुड़ना चाहते हैं? बताएं, आप ही बताएं। क्या ये कारण है कि और भी कारण है? बताएं जरूर। आपका स्वागत है भारत आर्मी में। आज ही संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 9899874982 पे। इसके अलावा भाई और बहनों, जैसा आप लोग जानते हैं, मेरी संस्था FFAR इंडिया बराबर देश के लिए अन्य मुहिम चलाती है, कैंपेन चलाती है। अगर आप मेरी संस्था FFAR इंडिया की मदद करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो ये पेटीएम नंबर आ रहा होगा, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स आ रही होंगी, नीचे लिंक में दिया होगा हमारा पेपाल लिंक भी, और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स है, बैंकिंग डिटेल्स, पेपाल लिंक, पेटीएम नंबर वगैरह, आप वो सब देख सकते हैं। आर्थिक सहायता हमें भेज सकते हैं। जो भी आप सहायता भेजेंगे उससे कुछ मदद ही होगी हमारी। अगर आप खुद डायरेक्टली भारत के लिए अच्छा काम नहीं कर पाते क्योंकि आप बिजी हैं अपने डेली के काम में, करियर में, लाइफ में, तो आप जरूर हमें कंट्रीब्यूट करके हमारी मदद कर सकते हैं। एक चीज आप हमेशा रेस्ट अश्योर्ड भाई कि जो भी एक नया रुपया भी आप जो हमें भेजेंगे वो भारत के ही प्रति हमारी मुहिम में लगेगा और कुछ उससे भारत का बेहतरी होगी। इसके अलावा ये भी बताना चाहता हूं कि मेरी संस्था FFAR इंडिया एक 100% चैरिटी है, 12AA रजिस्टर्ड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और जो भी आप हमें चंदा देते हैं उसमें 50% तक आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मेरी संस्था के पास 80G का टैक्स सर्टिफिकेट है, क्लियरेंस है। इसके अलावा मेरी संस्था CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी क्वालिफाई करती है। तो अगर आप लोग CSR के माध्यम से मेरी संस्था को, जो मैंडेटरी है आपको कुछ देना, दान देना, वो भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। स्वागत है आपका। बस इतना ध्यान रखें कि बहुत सारी संस्थाएं CSI के माध्यम से किकबैक्स वगैरह पैसा देती हैं कैश वगैरह में। हमारे यहाँ इस किस्म का कभी रिक्वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि आपको पता है अगर थोड़ा भी मुझे जाने हैं तो इस किस्म की हम काम करते नहीं है। आप बेशक हमें CSR ना दें, लेकिन अगर CSR देंगे तो ये नहीं सोचिएगा कि कैश में हम आपको रिटर्न करेंगे। जो बहुत सारी ये फर्जी झूठे निकम्मे NGOs करते हैं, सब बेईमान हैं जिन्होंने दुकान खोली हुई है CSR के नाम पे, और आप लोग बेईमान हैं जो कॉर्पोरेट्स हैं जो 2% CSR भी करते हैं, जो मैंडेटरी है उसमें भी किकबैक लेके 90% वापस पैसा ले लेते हैं, 10% NGO के पास रहने देते हैं। कल उस NGO के जो है पेपर्स वगैरह की छानबीन होती है, उस रिव्यू में जाता है, उसका सर्टिफिकेट छिन जाता है। लेकिन ये NGOs भी इतने बेवकूफ हैं कि पैसा ले लेते हैं बहुत सारे, हाँ, और उस लालच में कि 10% तो मिला, कुछ तो मिला, और ये नहीं समझते कि आगे जाके उनका सर्टिफिकेट छिन जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। भाइयों देखिए, ऐसा है, आप अगर मेहमान हैं तो ना भारत आर्मी से जुड़िएगा, ना मुझे 1 रुपया भेजिएगा। आप अगर ईमानदार हैं और बेहतर भारत चाहते हैं तभी मेरी संस्था को भी पैसा भेजिए और भारत आर्मी से जुड़िए। बड़ी सीधी सी बात है। बेईमानी हो तो बीजेपी ज्वाइन का होना, हाँ, बेईमान भारत पार्टी बेईमान जनता पार्टी, है ना, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लो, बेईमान जनता पार्टी को ज्वाइन कर लो अगर बेईमानी हो। भारत आर्मी से जुड़े अगर आप ईमानदार हैं और भारत अच्छा भारत चाहते हैं। और मेरी संस्था को भी अगर 1 नया रुपया भेजें तो बेईमानी का नहीं होना चाहिए भाई साहब, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे। आप 1 करोड़ रुपया भेज दीजिएगा, बेईमानी का है मुझे नहीं चाहिए भाई साहब। आपका बेईमानी का जो है ना, आप 1 करोड़ रुपया भेजेंगे, मेरा यहाँ ईमानदारी का 10 रुपया भी नहीं बचेगा फिर, अगर आपका मैंने खाना शुरू कर दिया तो ना करें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वालों को भी कहना चाहता हूं, कुछ कॉर्पोरेट्स है, मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, वो अप्रोच करते हैं हमें कि साहब आपके यहाँ हम लोग लगाते हैं, अगर 50 लाख रुपया लगाएं तो ऐसा करिएगा 5 लाख रख लीजिएगा, 45 लाख कैश में रिटर्न करेंगे। करेंगे क्या? और फिर नाम भी लेते, ये वाला NGO तो करता है, ये वाला NGO तो करता है। हमने कहा भाई साहब वो करते होंगे, मैं अनुपम त्रिपाठी हूं, ना इस किस्म की रिक्वेस्ट करिएगा फिर से, ठीक है ना, हम ऐसा काम करेंगे। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। आप CSR करते हैं, 2% हमारे में डालते हैं, जितना भी डालते हैं, डोंट एक्सपेक्ट एनी किकबैक। 5 रुपया आपको मैं कैश में रिटर्न नहीं करने वाला हूं, जो बाकी चोर NGOs करते हैं, और वो करते आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े नाम है। हम ये सब काम नहीं करते, ना करेंगे, ना आज करूंगा, ना कल करता था, ना परसों करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ लोग कहते हैं सर आजकल यही समझदारी है, ये समझदारी नहीं, यही चोरी है, यही चोरी है। इसीलिए आज भारत के 98% की जेब खाली है और 2% जो है कमा रहा है, क्योंकि यही 2% इस किस्म के कांड करते रहता है। हर लेवल पे चोरी करते हैं आप लोग, होने नहीं दूंगा। भारत आर्मी से जुड़िए, लेकिन याद रखिएगा ईमान साफ रहे, वरना आप जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए आप।
अगर चोर नहीं है तो ही भारत आर्मी से जुड़ी है, और हमें 1 नया रुपया भी भेजिए तो चोरी का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।